गॉस लॉ है ना। तो गॉस लॉ इसमें काफी कुछ चीजें सीखने की हैं और हम सीख भी रहे, सीखेंगे अभी। तो गॉस लॉ का सबसे पहले हम स्टेटमेंट देखते हैं। गॉस ने बोला क्या था उनका स्टेटमेंट, कि उन्होंने बोला कि कोई भी चार्ज के द्वारा जो भी फ्लक्स होगा वो क्यू नेट अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है किसी क्लोज सरफेस में। जैसे कोई क्लोज सरफेस, गॉस ने क्या बोला कि मान लो कोई क्लोज सरफेस है, क्लोज्ड होनी चाहिए वो सरफेस, उसकी सिमेट्री हो नॉन सिमेट्री हो उससे फर्क नहीं पड़ता। मतलब वो सरफेस चाहे आड़ी टेढ़ी कैसी भी हो उससे फर्क नहीं पड़ेगा, वो क्लोज्ड होनी चाहिए। तो क्लोज सरफेस ऑटोमेटिक बोलते ही क्या हो गई, 3D सरफेस होनी। सबसे पहले तो 3D में होनी चाहिए, 2D नहीं काम करेगा यहाँ पे, क्योंकि 2D क्लोज हो ही नहीं सकता, 2D तो खुला रहेगा। क्लोज मतलब जिसमें वॉल्यूम हो और वो बंद होना चाहिए, और उसके अंदर चार्ज पड़ा है कोई क्यू नॉट, या कितने भी चार्ज पड़े हैं, मान लो अलग अलग चार्ज पड़े हैं यहाँ पे Q1 Q2 Q3, कोई सिमेट्री नहीं है, कहाँ पे है चार्ज, कितना दूर है, कोई नहीं पता अपन को, है ना। सरफेस भी एसिमेट्रिकल सरफेस है, बिल्कुल सिमेट्री नहीं है सरफेस में। तब भी उन्होंने बोला कि जो फ्लक्स होगा वो सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा। सिग्मा क्यू, क्यू कौन सा है, ये इनसाइड द क्लोज सरफेस, इनसाइड द क्लोज सरफेस, ये उनका स्टेटमेंट था। और ये जो सरफेस है इसको बोलते हैं हम गॉसियन सरफेस। ये स्टेटमेंट था उनका कि सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर द क्लोज्ड इमेजिनरी सरफेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नेट चार्ज इनसाइड द इमेजिनरी सरफेस। क्या था इनका स्टेटमेंट, कि अगर आप इस क्लोज सरफेस का सरफेस इंटीग्रल करोगे, इंटीग्रेशन का मतलब ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर करोगे, तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टोटल चार्ज के सिग्मा ऑफ क्यू के। फिर इसको ओपन करके किया तो ये आ गया क्यू अपॉन टोटल चार्ज अपॉन एप्सिलॉन इंटीग्रेशन ऑफ सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, और यही क्या होता है, फ्लक्स। इस तरीके से ये गॉस का लॉ है। ठीक है, अब यहाँ पे बस एक आध बात ये है जानने की कि जो ई वेक्टर होता है, ये यहाँ पे जो आपने ई वेक्टर है, ये ई नेट होता है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। ये जो, अच्छा यही लिख देता हूँ, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है। मतलब देखो, आपको एक एग्जांपल लेके समझाता हूँ इसका, कि मान लो ऐसी कोई सरफेस है और अंदर चार्ज पड़ा हुआ है, मान लो Q1 Q2 Q3, ये चार्ज अंदर है, और एक चार्ज बाहर पड़ा है Q4। ठीक है, और हमने एक गॉसियन सरफेस ये ले ली कि भैया ये सरफेस हमने मान ली है, तो इस सरफेस का फ्लक्स कितना होगा, इस सरफेस से गुजरने वाला फ्लक्स क्या होगा, इस सरफेस से गुजरने वाला फ्लक्स क्या होगा। तो अकॉर्डिंग टू द गॉस, इस सरफेस से जो गुजरने वाला फ्लक्स होगा वो यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए वेक्टर, किस सरफेस के लिए कर रहा हूं मैं, इस सरफेस के लिए डी ए वेक्टर हुआ है, वो कितना होगा, टोटल चार्ज मतलब Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। बताओ Q4 भी आएगा क्या इसमें, नहीं आएगा Q4। हाँ, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, ये फ्लक्स होगा। अब एक क्वेश्चन मेरा ये है, अच्छा ये क्या है, मतलब आपको डिटेल में समझाता हूँ। ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर मतलब हर पॉइंट का, ये एक 3D सरफेस है ना, ये मैं बना 2D में रहा हूँ क्योंकि 2D में मैं बना सकता हूँ, पर आपको फील करना है ये 3D है, सब तरफ से पैक है। आपको ये Q1 Q2 Q3 दिख थोड़ा ना रही है, तो पैक है, अंदर है, अब बस आपको पता है कि ये है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट डी ए वेक्टर का मतलब है कि इस पूरी सरफेस का इंटीग्रेशन करना है। अब जैसे इस पॉइंट पे मान लो, इस पॉइंट पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से होगा, यहाँ पे कोई डी ए वेक्टर इस तरीके से होगा, ठीक है, उसका इंटीग्रेशन हर सरफेस के हर बिंदु के लिए हमने किया है, तो ये आंसर आया है। ठीक है, अब कई बार आपसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है, जैसे आपका फ्लक्स है, वो तो केवल इनसाइड जो चार्जेज है उन पे डिपेंड करता है, तो आपसे स्टेटमेंट में या किसी तरीके से क्वेश्चन पूछ लेंगे कि फाई डिपेंड्स ऑन इनसाइड चार्ज, मतलब गॉसियन सरफेस के जो अंदर चार्ज है उस पर डिपेंड करेगा।
डिपेंड्स ओनली इनसाइड चार्ज। ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट ये है। और सेकंड स्टेटमेंट है आपका कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लिख रहे हो यहाँ पे अभी ई वेक्टर डिपेंड्स ओनली ऑन इनसाइड चार्ज। बताओ। अच्छा, बाहर भी एक चार्ज Q4 है ना, तो बताओ इसमें से पहला स्टेटमेंट सही है कि गलत, और दूसरा स्टेटमेंट सही है कि गलत। पहला स्टेटमेंट के बारे में बताना है आपको ट्रू है कि फॉल्स, एंड सेकंड स्टेटमेंट के बारे में बताना है कि ट्रू है या फॉल्स। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो क्या है, ट्रू है, ट्रू है। सही है एकदम, कि जो फ्लक्स है वो डिपेंड करेगा ओनली ऑन इनसाइड चार्ज। बट जो इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा है आपने यहाँ पे ई वेक्टर, ये फॉल्स हो गया। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, वो अंदर और बाहर दोनों चार्जों पर निर्भर करता है। जैसे आप किसी भी पॉइंट पे लिखोगे तो इस Q1 की वजह से कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, Q2 की वजह से कुछ आएगा, Q1 की वजह से कुछ आएगा, और Q4 की वजह से भी कुछ आएगा। उन सबका जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ई नेट, उसका जो डीए वेक्टर किया है पूरे सरफेस के लिए वो है ये, है ना। तो ये बात हमें जानकारी के लिए अच्छी है, पता होनी चाहिए हमें कि यहाँ पे जो ई होता है वो ई नेट होता है। ये क्या हो गया, फॉल्स हो गया। तो इसका मतलब सही स्टेटमेंट क्या हो गया कि ई वेक्टर डिपेंड्स ऑन इनसाइड एंड ऑन आउटसाइड चार्ज। इस तरीके से तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो नेट होता है, वो अंदर और बाहर दोनों चार्जों पर निर्भर करता है। तो ये फर्स्ट पॉइंट हो गया एक तरीके से। मान लो गॉस लॉ में कई सारे पॉइंट होते हैं, तो ये गॉस लॉ हो गया। गॉस लॉ में फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ई नेट के बारे में, जो ई नेट होता है वो अंदर और बाहर दोनों की वजह से होता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट है ना, इसमें पहले से जैसा ही है। बताओ इस गॉसियन सरफेस के लिए फ्लक्स कितना होगा, इस गॉसियन सरफेस से फ्लक्स कितना होगा, 0। इसका फ्लक्स 0 होगा। गॉसियन सरफेस का फ्लक्स 0 हो सकता है। अच्छा, इसके किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, वो भी 0 होगा क्या, नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड तो होगा ना, क्योंकि बाहर वाला चार्ज की वजह से तो आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब पॉइंट यही है कि किसी गॉसियन सरफेस का फ्लक्स 0 हो सकता है, भले ही से उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 ना हो, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड होने के बावजूद उस पर फ्लक्स हो सकता है। तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड नॉट इक्वल टू 0 है। भाई इलेक्ट्रिक फील्ड तो लगा रहा है यहाँ पे, ये क्यू यहाँ पे लगा रहा है ऐसे, ई वेक्टर हर पॉइंट पे कुछ ना कुछ लगा रहा है ऐसे, इस तरीके से। तो यही बात है कि अगर हम ऐसे बोल दें कि अगर किसी बॉडी का फ्लक्स 0 है तो उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0 होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। देखो अभी हमने पढ़ा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड तो क्या है, बाहर और अंदर दोनों चार्जों पर निर्भर करता है, लेकिन जो फ्लक्स है वो केवल अंदर वाले चार्जों पर निर्भर करता है। तो अंदर चार्ज नहीं है इसलिए फ्लक्स 0 हो गया, लेकिन क्या बाहर भी नहीं है, क्या चार्ज नहीं, बाहर तो है, इसका मतलब फील्ड तो 0 नहीं हुआ। ऐसे एक और पॉइंट तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि जो फ्लक्स है वो इस बात पे निर्भर नहीं करता है कि ये जो गॉसियन सरफेस बनाई है वो आपने ऐसी सिमेट्रिकल बनाई है कि असिमेट्रिकल बनाई है, कैसी बनाई है, वो तो केवल किस पे डिपेंड करेगा कि अंदर का टोटल चार्ज क्या है। बस फ्लक्स बराबर क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, एक लाइन चार्ज है, इसकी चार्ज डेंसिटी लैम्डा है, इसको एक स्फेयर में, गोला है ये, है ना, वो मैं समझ लेना इसको कि सर्किल नहीं है, ये गोला है, एक गोले के अंदर इस तरीके से रख दिया गया है, और गोले की रेडियस आर है। ये क्या है, स्फेयर है, स्फेयर। आपको बताना है इस गोले से पास होने वाला फ्लक्स। अच्छा, ये डिस्टेंस डी है, फ्लक्स, टोटल फ्लक्स, इस गोले से पास होने वाला फ्लक्स, इस स्फेयर से पास होने वाला फ्लक्स क्या होगा। हाँ जी, तो हमें पता है ये स्फेयर है, स्फेयर एक क्लोज सरफेस होती है। ठीक है, तो इस क्लोज सरफेस को इस तरीके से रख दिया गया है। आप इसमें से गुजरने वाला फ्लक्स आप पूछ रहे हो, तो हम जानते हैं क्लोज सरफेस मतलब गॉसियन सरफेस, और इसके अंदर से जो फ्लक्स होगा वो होगा क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो हमें कुछ नहीं करना है, बस इस गोले के अंदर कितना चार्ज है, तो गोला तो खाली है, बस ये जो लाइन चार्ज है उसके अंदर से पास हो रहा है, तो गोले के अंदर कितना पार्ट आ रहा है, गोले के अंदर इतना पार्ट आ रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक का। तो इतने चार्ज हमें निकालना है क्या है, तो चार्ज तो निकाल लेंगे, बस लेंथ पता लग जाए। तो लेंथ तो हम आसानी से निकाल सकते हैं, इसकी लेंथ पता लग जाए चार्ज निकाल लेंगे लैम्डा से मल्टीप्लाई करके।
तो लेंथ निकालने में क्या है, देखो हमने इसको इससे मिलाया, तो ये डी है, ये आर है, मतलब ये कर्ण हो गया, एक लंब हो गया, तो ये हो गया आधार। ये कितना हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। तो अगर हम टोटल डिस्टेंस की बात कर लें, ये वाली टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, तो ये डिस्टेंस हो जाएगी 2 इंटू अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। अरे सही है ना, यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? ठीक है, आपको डिस्टेंस पता लग गई तो आप क्यू इनसाइड चार्ज निकाल सकते हो, लैम्डा इंटू 2 इंटू अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। ये क्या आ गया, चार्ज आ गया। बस आपको फ्लक्स लिखना है, तो फ्लक्स लिख दो क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्यू इन आप यहाँ से रख दो, एप्सिलॉन नॉट ये हो गया, तो ये आंसर हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत? तो ये है सवाल, आपको बताना है गोले से पास होने वाला फ्लक्स क्या होगा। इस बार प्लेट है, इसकी चार्ज डेंसिटी सिग्मा, सिग्मा मतलब होता है चार्ज पर यूनिट एरिया। करो, चलो करते हैं। तो मुझे बस ये बता दो कि अगर आप किसी गोले को काटोगे ऐसे, मान ये प्लेट है ना, यहाँ पे ऐसे आपने प्लेट लगा दी है, प्लेट है ना, तो प्लेट का जो हिस्सा अंदर है गोले के, उसकी शेप क्या होगी? प्लेट का जो हिस्सा अंदर है गोले के, उसकी शेप क्या होगी? ऐसा ही होगा ना, वो यहाँ पे प्लेट है ये, भाई प्लेट तो कैसी है, प्लेट तो ऐसी है आयताकार, लेकिन उसका जो हिस्सा अंदर होगा गोले के, वो हिस्सा कौन सा होगा? यही वाला होगा ना, यही वाला कटेगा उसके अंदर, तो इतना पार्ट हाँ होगा, सर। बाकी तो उस गोले के बाहर में होगा, तो उसके अंदर जो हिस्सा रहेगा वो कितना रहेगा, सर्किल रहेगा। ठीक है भाई, सर्किल रहेगा। उस सर्किल की त्रिज्या क्या होगी? उस सर्किल की त्रिज्या वही होगी जो हमने अभी निकाली थी पिछले सवाल में। भाई ये गोले की त्रिज्या तो हो गई आर, ये जो अंदर प्लेट कटी है उसकी त्रिज्या अगर मैं आर डैश मानूं, तो आर डैश कितनी हो गई, आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। तो अगर ये जो अंदर पार्ट है, अंदर कैसा पार्ट है, गोला पार्ट है ना, सर्कल है, मतलब अंदर अंदर प्लेट का कितना पार्ट रहता है, सर्किल। वो अब आपको है ना थोड़ा सोचना पड़ेगा, इमेजिनेशन करनी पड़ेगी उसकी, कि आप क्या करना आज, गोल चीज लेना, स्फेयर लेना। कहाँ से लोगे स्फेयर? रात को जब खाना बने ना, तो जो आटा सर रहता है सेब ना, ले लो या संतरा। इस तरीके से। तो हमने क्या किया पहले, भाई वो जो एरिया कटा वो सर्कुलर हुआ, ये हमने सोचा अगर सर्कुलर है तो उसका एरिया निकालना पड़ेगा, क्योंकि चार्ज निकालेंगे तो सिग्मा इंटू एरिया करना पड़ेगा। एरिया निकालना है सर्कल का, तो रेडियस पता लगाओ, तो रेडियस तो यही हो जाएगी, तो रेडियस हो गई ये अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर मैंने डी स्क्वायर, तो एरिया आ गया पाई आर स्क्वायर, तो चार्ज हो गया क्यू इंटू एरिया, तो एरिया ये, तो टोटल चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये आंसर हो गया। बोलो भैया कोई दिक्कत? तो ये सवाल है, एक स्क्वायर प्लेट है, स्क्वायर प्लेट से उसके सेंटर से ठीक ऊपर ए बाई टू डिस्टेंस पर एक चार्ज है क्यू। आपको बताना है कि इस चार्ज क्यू का इस प्लेट पर कितना फ्लक्स होगा, मतलब कितना फ्लक्स, मतलब इसके तो चारों ओर जा रही होंगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, तो कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस प्लेट में से होकर जा रही हैं, मतलब इस चार्ज क्यू के द्वारा इस प्लेट का फ्लक्स ज्ञात करो। अगर हमने नॉर्मल तरीके से किया, जो कि कर सकते हैं, तो उसमें तो फिर बड़ा इंटीग्रेशन का काम हो जाएगा, कि यहाँ से मान लो एक्स डिस्टेंस पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे हमें फिर एक्स पे जाके डी एक्स कैसे स्ट्रिप लेनी पड़ेगी, उस स्ट्रिप में से कितना जा रहा है ई इंटू ए, ई डॉट ए करेंगे, फिर उसको इंटीग्रेट करेंगे आगे से पीछे तक, है ना, तो इंटीग्रेट करके भी आ जाएगा। लेकिन हम बोल रहे हैं कि हमें गॉस लॉ पता है, तो उसका यूज करते हैं, तो ठीक है करते हैं। तो क्या करते हैं हम, एक प्लेट तो ये है, 5 प्लेट ऐसी और लगा दें इसके चारों तरफ, तो टोटल 6 प्लेट हो जाएंगी, और ये क्या बन जाएगा, एक क्यूब बन जाएगा ये। ठीक है, तो हम बना देते हैं, थोड़ा मतलब जल्दी जल्दी बना देते हैं इसको, ऐसे ऐसे बन जाएगा क्या ये, ऐसे, थोड़ा मतलब और बड़ी प्लेट लेनी पड़ेगी ना, हाँ सर। क्योंकि वो a/2 है, तो a लेंथ की प्लेट ले लेते हैं बड़ी थोड़ी सी, ऐसे, और
देखो ये तो टोटल कितनी प्लेट हो गई, 5 लगा दी। देखो एक तो आगे, एक इसके पीछे वाली, 2, ये तीसरी और चौथी, तीसरी और ये चौथी, और एक ऊपर 5वीं। तो क्या बन गया, क्यूब बन गया, मतलब एक क्लोज सरफेस बन गई। तो गॉसियन लॉ के हिसाब से क्लोज सरफेस का जो फ्लक्स होता है वो होता है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो हमने बोल दिया कि भाई अच्छा, पूरी हमने सरफेस बना ली और अंदर चार्ज क्यू है, तो इसका फ्लक्स होना चाहिए पूरी का क्यू एप्सिलॉन नॉट। लेकिन हमें तो केवल एक की निकालनी है। तो हमने देखा कि ये जो चार्ज है वो एकदम बीचों बीच है इस क्यूब के, मतलब यहाँ से हर तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गुजर रही होंगी। बिल्कुल सही बात है। तो जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसमें से जाएंगी, उतनी सी इसमें से जाएंगी, उतनी इसमें से जाएंगी, उतनी ही इसमें से जाएंगी, सब में से उतनी जाएंगी बराबर बराबर, क्योंकि वो बीचों बीच है। अगर ये चार्ज हल्का सा भी इधर उधर ऊपर नीचे हो जाता तो ये हम नहीं कर पाते। अगर हल्का सा भी इधर या उधर हो जाता मतलब सिमेट्री नहीं रह पाती। अभी ये क्या है, ये चार्ज हर सरफेस से समान दूरी पर है। यहाँ से भी a/2 है, यहाँ से भी a/2 है, यहाँ से भी a/2 है, नीचे वाले से भी a/2 है, और आगे और पीछे वालों से भी a/2 है। ये सब जगह से a/2 है ये। तो मतलब हर तरफ इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का जो प्रभाव रहेगा वो सेम रहेगा। मतलब जो फ्लक्स है, टोटल फ्लक्स है, वो कितने पार्टों में डिवाइड हो जाएगा, 6 पार्टों में डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 6 सरफेस है। 6 पार्ट में बराबर बराबर डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि इस चार्ज की सभी 6 सरफेसों से बराबर दूरी है। तो अकेले एक का, तो टोटल फ्लक्स जो अपना एप्सिलॉन नॉट आ गया, तो एक फेस का, एक सरफेस का आ जाएगा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू 6 पार्टों में डिवाइड कर दिया तो 1/6। इस तरीके से समझ गए क्या? तो इस बार मैंने चार्ज को क्यूब के बीचों बीच ना रख के किसी साइड के बीचों बीच रखा है, ऐसे इस तरीके से। तो अब आपको बताना है कि ये जो क्यूब मैंने बनाया है उस क्यूब में से कितना फ्लक्स जाएगा, कि पूरे क्यूब में से कितना जाएगा, पहला सवाल। बाकी बाद में बताना, पहले बताना है कि इस चार्ज की वजह से क्यूब में से कितना फ्लक्स जाएगा। तो इसमें आप क्यू अपन एप्सिलॉन नॉट नहीं कर सकते, क्योंकि जो चार्ज है हम ये नहीं कह सकते कि ये चार्ज क्यूब के अंदर है, क्योंकि हाँ वो तो सर। उसकी साइड पे रखा है। तो यहाँ पे आप थोड़ा सा याद करो, अगर सॉलिड स्टेट को, तो कोई भी ऐसा किसी क्यूब के यहाँ पे कोई अगर वो रखा रहता है, एटम रखा रहता है ना, वहाँ पे एटम एटम ही तो देखते हैं एक दूसरे के बीच में दूरी, ऐसा कुछ। हाँ तो सर। अगर कोई भी चीज यहाँ रखी रहती है तो वो 4 जगह शेयर होती है। मतलब ये कुछ ऐसे रखी है और इसके 4 टुकड़े हो जाएंगे, तो इतना वाला टुकड़ा है, बस इतना वाला टुकड़ा है इस क्यूब के अंदर। हाँ आपको सर। पूरा अगर पैक करना है तो 4 क्यूब और रखने पड़ेंगे, 3 क्यूब। 3 क्यूब और रखने पड़ेंगे इसको पूरी तरीके से पैक करने में। क्या कॉन्सेप्ट है, दोबारा सुन लो। कि यहाँ पे अगर आपने कोई चीज रखी है इसके एज पे, इसकी भुजा पे, जैसे मान लो ये रखिए, तो यहाँ इसके 4 पार्ट हो रहे हैं। तो ये जो इतना पार्ट है वो केवल इस क्यूब के अंदर है। बाकी अगर इसको आप पूरा पैक करना चाहते हो तो आपको 3 क्यूब्स और रखने पड़ेंगे इस तरीके से। ये मैंने 2D में दिखा दिया आपको। तो इसका मतलब 4 पार्ट में डिवाइड हुआ है चार्ज, यानी कि इस क्यूब के अंदर कितना चार्ज है, इस क्यूब के अंदर चार्ज है Q/4। तो Q/4 अपॉन एप्सिलॉन नॉट फ्लक्स हो गया इस क्यूब का, क्योंकि इस क्यूब के अंदर कितना चार्ज है, Q/4। लेकिन ये तो चलो सिंपल है। अगर हम यहाँ पे निकालना चाहें अलग अलग सरफेस, जैसे यहाँ पे अलग अलग नाम दे दें हम सरफेसों का, A B C D, ABCD, EFGH, तो 8 कोनों के मैंने नाम दे दिए। टोटल 6 सरफेसेस हैं। तो अगर मैं आपसे पूछना चाहूँ तो किन सरफेसों का फ्लक्स समान है, देखो अलग अलग सरफेस का हम नहीं निकाल सकते इसमें फ्लक्स। निकालेंगे तो इंटीग्रेट इंटीग्रेट करना पड़ेगा, डायरेक्टली नहीं निकाल सकते, जैसा कि हमने ऊपर वाले सवाल में कर दिया था सिमेट्री से। यहाँ पे हम सिर्फ इतना बता सकते हैं कि किनका फ्लक्स सेम है और किनका अलग अलग है। तो यहाँ पे आप बताओ कि जैसे मैंने नाम सभी के दे दिए, सभी साइड के नाम आपको पता है, सभी वर्टेक्स के नाम पता है, तो आप सभी फेसेस के नाम बता सकते हो। तो किन फेसेस के फ्लक्स सेम है और किन के अलग अलग हैं, बस इतना बता सकते हो। बताओ। अगर कोई प्लेट के ऊपर चार्ज रखा है, जैसे मान लो, अगर मान लो कोई ये प्लेट है, हॉरिजॉन्टल प्लेट है, मान लो ऐसी ना कोई प्लेट है ये,
और इस प्लेट के ऊपर ही कोई चार्ज रखा है, एकदम इससे इस तरीके से कोई चार्ज रखा है यहाँ। अरे ऐसा कोई चार्ज इसी प्लेट के ऊपर रखा है ना, ठीक है। तो इस चार्ज के द्वारा इस प्लेट से गुजरने वाला फ्लक्स 0 होता है। अगर किसी प्लेट के ऊपर ही चार्ज रखा हुआ है तो उस चार्ज के द्वारा उस प्लेट से गुजरने वाला फ्लक्स 0 होता है। यहाँ पे डिस्टेंस कितनी दोनों के बीच में, 0, मतलब ये इसी प्लेट पे रखा हुआ है ना, क्योंकि यहाँ से जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गुजरेंगी वो ऐसे से निकल जाएंगी ऐसे, और जो इसमें जाएंगी वो बिल्कुल यहाँ बिल्कुल मतलब ना के बराबर जाएंगी, इसमें से सारी बिल्कुल टेंजेंशियली पास हो जाएंगी इसमें से, मतलब कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस चार्ज की वजह से इस प्लेट में से नहीं जाएंगी। एक तो जाएंगी बस एकदम पास वाली, लेकिन वो कोई खास एरिया कवर नहीं करेंगी। तो मतलब टोटल फ्लक्स कितना आएगा, 0। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अब इसके आधार पे मतलब इसका यूज करते हुए इसमें बताओ कि किन का तो 0 हो जाएगा और किन का सेम आएगा। तो आपको ये देखना है कि किन का सेम आएगा लगाएगा, तो आपको डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी किससे, इस चार्ज से। जिस भी फेस का आप फ्लक्स देखना चाहते हो कि सेम है या अलग, तो आपको बस डिस्टेंस निकालनी है इस चार्ज से उस फेस के सेंटर की। तो इस चार्ज से जिस जिस फेस के सेंटर की डिस्टेंस सेम आ जाएगी उन पे फ्लक्स सेम आएगा, क्योंकि सिमेट्रिकली हम कह सकते हैं ना फिर कि हाँ ये सेम रहेगा। हाँ, तो दो सरफेसों का फ्लक्स तो कितना आ जाएगा, 0। कौन कौन सी है वो सरफेस, वो है जिन पे ये चार्ज रखा हुआ है। तो बेसिकली ये चार्ज किस किस सरफेस पर रखा हुआ है, एक तो इस सरफेस पर रखा हुआ है और एक इस सरफेस पे रखा हुआ है। ये इन दोनों की सरफेस पे रखा हुआ है एक तरीके से। तो इन दोनों पे तो कितना आ जाएगा, ये 0। ऐसा। सही है। तो यहाँ पे बस एक बार और देख लो कि इसका आ जाएगा, फाई आ जाएगा इतना, दो सरफेसों पे इस पे 0 हो जाएगा, क्योंकि उन सरफेसों पे टच पे ही है, उनके तो टच ही कर रहा है। और बची कुची जो दो सरफेस उन पे सेम आ जाएगा, ये वाली और ये वाली, और एक और उसके अलावा जो दो बची कुची हैं उन पे भी सेम आ जाएगा ये वाली। कैसे निकाला, बस सेंटर से डिस्टेंस निकाल लो इसकी। तो अगर आप ये वाली इस वाली सरफेस के सेंटर पे जाओगे तो पहले आप ऐसे चलोगे एज पे, और फिर ऐसे चलोगे उसके प्लेन में। इसके लिए भी ऐसे जाओगे एज पे और फिर जाओगे प्लेन में। तो ये डिस्टेंस सेम आएंगी यहाँ से, ये वाली ये डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस। तो ये कितनी हो जाएगी आपकी, एक तरीके से L/2, और ये वाली हो जाएगी L/√2 कुछ, डायगोनल, हाफ डायगोनल। हाँ और नीचे वालों के सेंटर पे जाओगे तो पहले आप ऐसे चलोगे और फिर ऐसे चलोगे, मतलब L और L/2 चलोगे। खैर ठीक है, इस तरीके से हो गया है ना, आ गया समझ। तो इसलिए ये दोनों बराबर, मतलब दो बराबर और दो की 0। इस बार चार्ज हमने फेस पर रख दिया है, इसके फेस के बीचों बीच सेंटर पर रख दिया है। तो आपको बताना है कि इस क्यूब से गुजरने वाला फ्लक्स कितना होगा इस चार्ज की वजह से। तो अगर कॉर्नर पे हम रखेंगे तो ये हो जाएगा Q/8ε0। ठीक है, तो हम आगे चलते हैं। ये हमने गॉसियन सरफेस, गॉसियन लॉ पढ़ लिया, कैसे उसको यूज करना है पढ़ लिया। अब एप्लीकेशन ऑफ गॉसियन लॉ, ये टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में, इलेक्ट्रिक फील्ड वाले पार्ट में। जैसे अगर इस चैप्टर को हम दो पार्ट में डिवाइड करें, एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स वाला, और दूसरा अगर पोटेंशियल वाला, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड वाले पार्ट में एप्लीकेशन ऑफ गॉसियन लॉ सबसे इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम बस डायपोल पढ़ेंगे और ये वाला पार्ट फिनिश हो जाएगा, फिर हम पोटेंशियल वाला पार्ट स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ है एप्लीकेशन ऑफ गॉसियन लॉ। तो गॉसियन लॉ का यूज किस में किया जाता है, गॉसियन लॉ का यूज इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने में किया जाता है। गॉसियन लॉ से हम सिमेट्रिकल चीजों का इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत आसानी से फाइंड कर सकते हैं, सिमेट्रिकल का पर, है ना। जैसे कुछ एग्जांपल हम लेते हैं, पहले वो जिनके हम कर चुके हैं, दो हम वो ले लेते हैं जिनके हम कर चुके हैं, फिर हम लेंगे नई चीजों के इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले मान लो कि एक इनफाइनाइट लेंथ का वायर है, इनफाइनाइट लेंथ का वायर है और इसकी चार्ज डेंसिटी है लैम्डा। इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं।
इसकी वजह से इनफाइनाइट वो सॉरी परपेंडिकुलर में होता है के लैम्डा अपॉन आर इंटू टू, तो 2 के लैम्डा अपॉन आर इसमें आता है, ठीक है। पैरेलल में तो 0 ही आता है, मतलब इसका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आता है 2 के लैम्डा अपॉन आर। लेकिन इसको हम फाइंड करेंगे अब गॉसियन लॉ से। कैसे करेंगे देखो, तो गॉसियन लॉ लगाने से पहले हमें सबसे पहले बनानी पड़ेगी गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस क्या होती है, एक क्लोज्ड सरफेस होती है। तो हम ये फिक्स रहती है, मतलब जैसे अगर वायर का हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं तो हमें गॉसियन सरफेस यहाँ पे सिलेंडर लेनी पड़ेगी। तो हम गॉसियन सरफेस सिमेट्रिकल गॉसियन सरफेसेस लेते हैं, सिमेट्रिकल। जैसे यहाँ पे मैंने जो ली है वो क्या ली है, ये। तो ये गॉसियन सरफेस हो गई, ये क्लोज्ड गॉसियन सरफेस है, क्लोज्ड, बंद है ये, ठीक है। अरे, ये हो गया और यहाँ से डॉट डॉट बना देते, ठीक है। इस तरीके से है ये, ठीक है। अब हमें निकालना है इसकी वजह से इन्फिनिट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। मान लो गॉसियन सरफेस जो हमने लिया है इसकी लेंथ है एल और रेडियस काम आई तो ठीक है आर। अब बताओ कि जो ये वायर है इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है वो कैसी होती है, वो हमें पता है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन सब तरफ बाहर की तरफ होगी, मतलब बाहर की रेडियल तरफ। डायरेक्शन इसकी होती है। रेडियल मतलब रेडियस की डायरेक्शन में, जैसे अगर ये पॉइंट माने तो रेडियल डायरेक्शन में, जैसे यहाँ ऐसे, यहाँ ऐसे और चारों तरफ। अब ये तो 2D में है इसलिए मैं ऐसे बना रहा हूँ, थोड़ा 3D में दिखाऊंगा तो मतलब उधर की साइड ऐसे जा रही होगी, उधर की साइड जाके ऐसे जा रही होगी, इधर ऐसे जा रही होगी, इधर ऐसे जा रही होगी, है ना। मतलब ये हर तरफ परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, रेडियल डायरेक्शन में इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। तो हम इस डायग्राम को ज्यादा गंदा ना करते हुए बना लेते कि भाई ऐसे ऐसे होती है। अभी 2D में ही है तो 2D में आपको मैं दिखा पा रहा हूँ, बाकी 3D में होती है हर तरफ। ऐसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। तो अब हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इस गॉसियन सरफेस का फ्लक्स लिखेंगे और उस फ्लक्स को कंपेयर कर देंगे हम Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट से। तो बेसिकली हम क्या करने वाले हैं, हमने पहले गॉसियन सरफेस बनाई, फिर इसका हम फ्लक्स लिखने वाले हैं। कैसे, ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर से, और उसको हम कर देंगे Q इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट से बराबर। अब यहाँ पे सिमेट्रिकल सरफेस क्यों लिए, उसका कारण यही है सिमेट्रिकल सरफेस लेने का, ताकि हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड सेम आए। हर पॉइंट पर, तो एक ऐसा हम लेते हैं गॉसियन सरफेस जिसके हर बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड सेम आए, ताकि हम इसे इंटीग्रेशन से बाहर निकाल सकें, ये कह के कि अरे इलेक्ट्रिक फील्ड तो कांस्टेंट है, इसको इंटीग्रेशन से बाहर निकाल लो, ठीक है। तो हमने इस तरह से सरफेस ली, इंटीग्रेशन तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो कांस्टेंट है, इसको इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको इंटीग्रेशन से बाहर निकाल लो। निकाल लेते हैं भाई, ये इलेक्ट्रिक फील्ड तो कांस्टेंट है, इसको इंटीग्रेशन से बाहर निकाल लो, तो ये बाहर आ गया और ये बन गया इंटीग्रेशन ऑफ डीए। इंटीग्रेशन ऑफ डीए तो हम जानते हैं ये कितना हो जाएगा, ए वेक्टर, तो ये बन गया ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर बराबर क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बस अब हमें ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर करना है, तो कर देते हैं। इस सरफेस के लिए, गॉसियन सरफेस में आप अगर हिस्से करना चाहो तो 3 हिस्से हैं इसके, एक तो ऊपर वाला ढक्कन, एक नीचे वाला ढक्कन, और एक इसकी ये कर्व्ड सरफेस। तो फ्लक्स हमें निकालना होगा 1, तो टोटल फ्लक्स कितना हो जाएगा, φ1 प्लस φ2 प्लस φ3। उसको हम कर देंगे यहाँ पे क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर। फ्लक्स 1 निकालते हैं तो कितना आएगा, 0, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ये है, एरिया वेक्टर ऊपर है तो 90 डिग्री। सेम ऐसे ही सेकंड वाले का भी फ्लक्स कितना आएगा, 0, और थर्ड वाले का फ्लक्स अब निकालेंगे। तो यहाँ पे थर्ड वाले का फ्लक्स आप 0 मत कह देना, अभी जो मैंने आपको पहले केस कराया था इस क्लास के स्टार्टिंग में, वो और ये अलग है। कैसे, वो ऐसे था कि एक सिलेंडर था जो एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा था, तो इलेक्ट्रिक फील्ड उसमें से आर पार निकल रहा था। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर से आ रहा है, ऐसे,
ठीक है, तो इसमें क्या होगा, जीरो नहीं होगा, इसमें तो जुड़ जाएगा, क्योंकि हर केस में हर जगह पे आप कहीं भी देखो तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है और इसका एरिया वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में होगा। यहाँ पे देखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में और एरिया वेक्टर भी इस डायरेक्शन में होगा। एरिया वेक्टर क्या लिख रहा हूँ मैं, यहाँ पे जो छोटा सा पॉइंट है जहाँ पे मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया उसका एरिया वेक्टर, इस तरीके से। तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो कितना हो जाएगा, ई, और इस सरफेस का एरिया कितना हो जाएगा, कर्व सरफेस का एरिया हो जाएगा 2πr इंटू एल। ये क्या हो गया, इस सिलेंडर का सरफेस एरिया 2πr इंटू एल, 2πr तो ये इंटू एल ये, तो ये सरफेस एरिया आ गया बराबर क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो अंदर चार्ज कितना है, लैम्डा इंटू एल लेंथ। भाई इसकी चार्ज डेंसिटी लैम्डा दे रखी है, तो चार्ज पर यूनिट लेंथ लैम्डा, टोटल लेंथ कितनी है गॉसियन सरफेस के अंदर, एल, तो लैम्डा इंटू एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। आप यहाँ से देखोगे तो फॉर्मूला आ रहा है ई बराबर इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर एल से एल गया लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर, और हमारा पहले कितना आ रखा था जो हमने याद कर रखा है 2 के लैम्डा अपॉन आर, इसको आप देखोगे तो ये यही है लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। इस तरीके हमने गॉसियन सरफेस की मदद से इनफाइनाइट वाले वायर का इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लिया और प्रूफ कर लिया कि ये आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत। गॉसियन सरफेस का हमने यूज किया है, गॉसियन लॉ का हमने यूज किया है इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने में, यही यूज होता है इसका। तो अभी एक दो तो हम ऐसे कर लेते हैं जो हमने ऑलरेडी कर रखे हैं, फिर हम करेंगे कुछ नए कि हम कैसे नई चीजों का भी इससे निकाल सकते हैं। तो एक वायर बता दिया, एक मैं सॉलिड स्फीयर बता देता हूँ, है ना। तो अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे गॉसियन लॉ से सॉलिड स्फीयर का, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड सॉलिड स्फीयर, है ना, और यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है, इसकी चार्ज डेंसिटी दे रखी है रो, इसकी चार्ज डेंसिटी है रो और रेडियस है इसका आर। तो इसमें हम दो पॉइंट लेने वाले हैं, एक तो अंदर और एक बाहर, भाई दोनों जगह निकालना है, एक तो इनसाइड द स्फीयर एक आउटसाइड द स्फीयर। तो पहले मैं आउटसाइड द स्फीयर की बात कर लेता हूँ। तो मैंने एक पॉइंट पी लिया है आउटसाइड द स्फीयर, तो इनकी इसकी डिस्टेंस हो गई स्मॉल आर। इस पॉइंट पी पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो इसके लिए गॉसियन सरफेस क्या बनाएंगे। अच्छा, मैं एक बात बताना भूल गया, जैसे हमने यहाँ पे गॉसियन सरफेस ऐसी क्यों बना दी थी, एक्चुअली ये पहले से डिसाइड करना होता है कि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है किसी पॉइंट पी पर। तो मैंने जैसे यहाँ पे पॉइंट पी मान लिया था इसका, तो इसकी डिस्टेंस यहाँ से कैपिटल आर है ना। तो इस पॉइंट पी से पास होती हुई हमें गॉसियन सरफेस बनानी होती है। जैसे इस केस में ये पॉइंट पी है, ये पॉइंट पी हमने बना लिया, इस पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। तो इस पॉइंट पी से पास होती हुई गॉसियन सरफेस में बनाऊंगा, तो स्फीयर का जो गॉसियन सरफेस बनती है वो भी स्फीयर ही बनती है ना। तो मैंने यहाँ से पास होती हुई एक गॉसियन सरफेस बना दी इस तरीके से। ठीक है, तो इस गॉसियन सरफेस की त्रिज्या कितनी हो गई, इस गॉसियन सरफेस की त्रिज्या हो गई स्मॉल आर, ऐसे। अब हम करते हैं इसको, और अंदर वाला जो स्फीयर है इसकी चार्ज डेंसिटी रो है और इसकी त्रिज्या आर है, कोई बात नहीं। ठीक, अब हमें क्या करना है, हमें करना है इस गॉसियन सरफेस से पास होने वाला, इस गॉसियन सरफेस से पास होने वाला फ्लक्स हमें निकालना है। तो हमें फ्लक्स किस का निकालना है, इस गॉसियन सरफेस से पास होने वाला निकाल देते हैं भाई। फ्लक्स बराबर हो जाता है इंटीग्रेशन ऑफ ई वेक्टर डॉट एरिया वेक्टर। ठीक है, अब यहाँ पे भी वही हमने सिमेट्रिकल लिया है, इसका मतलब यहाँ पे हर डायरेक्शन में फील्ड ऐसे होगा, रेडियल डायरेक्शन में, हर तरफ रेडियल डायरेक्शन में होगा, है ना। और एरिया वेक्टर भी कैसा होगा, जैसे अब ये गॉसियन सरफेस है, गॉसियन सरफेस से फ्लक्स निकालना है तो एरिया वेक्टर भी यहीं का निकालना पड़ेगा। एरिया वेक्टर भी ऐसे ही होगा, हर जगह टेंजेंशियल परपेंडिकुलर होगा, तो वो टेंजेंशियल ही होगा बेसिकली, ऐसे ऐसे ऐसे। मतलब ई और डी ए के बीच में एंगल कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट हो ही गया, क्योंकि सेंटर से बराबर दूरी पर है, सिमेट्रिकल है, तो हाँ सर। ये बेसिकली क्या बन जाएगा, ई इंटू एरिया, इसको हम किसके बराबर कर देंगे, क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर कर देंगे। अब इलेक्ट्रिक फील्ड तो ये आ जाएगा। मैं आपको फिर याद दिलाता हूँ, ये एरिया जो हम लिखते हैं वो किसका लिखते हैं हम एरिया, ये हम लिखते हैं गॉसियन सरफेस का। मैं आपको फॉर्मूले में ही अपडेट कर देता हूँ ये, है ना, जब हमने फॉर्मूला पढ़ा था गॉसियन का,
तो यहाँ पे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड, हाँ इलेक्ट्रिक फील्ड नेट। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड हम नेट लिखते हैं और एरिया लिखते हैं, तो ये दोनों चीज किसके लिए होती हैं? गॉसियन सरफेस के लिए होती हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड भी किस पर? गॉसियन सरफेस पर, और एरिया भी किसका? गॉसियन सरफेस का। ठीक है, गॉसियन सरफेस का। और ये चार्ज लिखते हैं वो भी किसके अंदर? गॉसियन सरफेस के अंदर का। ये चार्ज भी किसके अंदर का? गॉसियन सरफेस के अंदर का, है ना। क्यों बता रहा हूं मैं, अभी आपको समझ में आएगा जैसे जैसे मैं इस सवाल को करूंगा वैसे वैसे। तो यहाँ पे बताओ एरिया में क्या लिखूं? तो एरिया मेरे को किसका लिखना है? गॉसियन सरफेस का। 4 तो बाई 3 गॉसियन, पाई। इसका एरिया मत लिख देना, ये जो अंदर स्फीयर है इसका एरिया से मतलब नहीं है। यहाँ जो एरिया से मतलब, वो किसके एरिया से मतलब है? गॉसियन सरफेस के एरिया से मतलब है। तो गॉसियन सरफेस का एरिया हो गया 4 पाई स्मॉल आर का स्क्वायर, कैपिटल आर नहीं स्मॉल आर का स्क्वायर, क्योंकि हमें, अरे टाइम हो गया क्या? गॉसियन सरफेस का लिखना है हमें, है ना। ठीक है, और क्यू इन, तो क्यू इन तो हम आसानी से लिख सकते हैं। क्यू इन मतलब इस गॉसियन सरफेस के अंदर जो भी चार्ज है, तो ये चार्ज है बस इतना, पूरा चार्ज। तो इसका अगर चार्ज डेंसिटी रो है, तो रो इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना हो जाएगा? 4/3 पाई कैपिटल आर का क्यूब, ना कि स्मॉल आर का क्यूब, क्योंकि रो जो डेंसिटी है वो तो केवल इतने में ही है ना। ये थोड़ा ना बाहर भी भरा है चार्ज, बाहर कहाँ भरा है? अंदर ही है। तो यहाँ पे वॉल्यूम जो लिखेंगे वो जितना चार्ज है उतने का ही लिखेंगे, जितना चाहिए और जितना तक चार्ज है। तो चाहिए तो कितना? चाहिए तो ये पूरा की गॉसियन सरफेस के अंदर जितना भी चार्ज हो, अब है ही यहाँ तक, तो कैपिटल आर अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहां से ई जो आएगा वो आ जाएगा। इसको अगर हम क्यू ही लिख दें तो ये बन जाएगा के क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट बन रहा है बेसिकली, और यही बनना है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, सॉरी के क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट नहीं, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर बन रहा है बेसिकली, जो कि यही बनना भी चाहिए था बाहर वाले पॉइंट के लिए, तो यही आता है। अरे बन रहा है ना, देखो इसलिए तो टोटल चार्ज क्यू हो गया, रो इंटू 4/3 पायर की, तो टोटल चार्ज हो गया ना इस गोले का, टोटल चार्ज क्यू, और ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट मिलके के बन गया, और आर स्क्वायर का आर स्क्वायर आ गया। तो ये तो ठीक है, मतलब ठीक है, आ गया और सिंपल भी था। अब मजा आता है जब हम ये जो पॉइंट पी है ये अंदर लेंगे, पॉइंट पी मतलब कोई गोला है, उस गोले के सॉलिड स्फीयर के अंदर किसी पॉइंट पी पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो गॉसियन सरफेस है वो भी इसके अंदर ही बनेगी इस तरीके से। तो ये हमको करना है अब, है ना। तो ये गोला ले आए हम, ठीक है, सेम गोला है, और रो है, रेडियस आर है, और पॉइंट पी पर हमें, ये सेंटर है, ये पॉइंट पी है, इस बार पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो जो गॉसियन सरफेस है वो पी से पास होगी इस तरीके से, ये पी से पास होगी, और इसकी गॉसियन सरफेस की इस बार रेडियस हो जाएगी स्मॉल आर, वो तो पहले भी स्मॉल आर थी, ये अब स्मॉल आर हो जाएगी, और बाहर बड़े वाले की रेडियस कितनी देगी? वो तो दे ही रखी है, कैपिटल आर, है ना। अब हमें वापस से लगाना है फ्लक्स बराबर इंटीग्रेशन ऑफ ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर अपॉन क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन। ध्यान रखना जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी गॉसियन सरफेस का है, और जो एरिया है वो भी गॉसियन सरफेस का है। तो क्या लिखोगे? मैग्नीट्यूड ऑफ एरिया इस बार कितना हो जाएगा? 4/3 पाई स्मॉल आर का, सॉरी एरिया लिखना है, एरिया लिखना है, तो 4 पाई स्मॉल आर का स्क्वायर, क्योंकि गॉसियन सरफेस का है लिखना है। अब एप्सिलॉन नॉट, जो मुझे क्यू इन बता देगा मतलब उसे सब समझ में आ गया। क्यू इन का मतलब क्या है? गॉसियन सरफेस के अंदर का चार्ज। गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज है? केवल यही तो है चार्ज गॉसियन सरफेस के अंदर इस बार। भाई बाहर वाले चार्ज से कोई मतलब ही नहीं, हमें तो वो चार्ज चाहिए जो गॉसियन सरफेस के अंदर है। तो ये चार्ज कितना हो जाएगा? ये चार्ज हो जाएगा रो इंटू वॉल्यूम, और वॉल्यूम कितना आएगा? 4/3 पाई कैपिटल आर का क्यूब या स्मॉल आर का क्यूब? स्मॉल आर का, स्मॉल आर का क्यूब, ऐसा। तो रो इंटू 4/3 पाई स्मॉल आर का क्यूब। क्यों? मैंने आपको बताया ना चार्ज हमें कौन सा चाहिए? गॉसियन सरफेस के अंदर वाला। भाई ठीक है, तो फिर अंदर वाले ही लो। पहले हमने पूरा क्यों लिया? क्योंकि वो पूरा का पूरा गोला ही गॉसियन सरफेस के अंदर था। तो यहां से मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड उतना आ जाएगा जितना हमें चाहिए। यहाँ पे क्या आया था फॉर्मूला? के क्यू अपॉन आर क्यूब इंटू स्मॉल आर। देखते हैं आ रहा है क्या? हाँ देखते हैं आ रहा है क्या। तो ये बन गया, मुझे पता है बन जाएगा।
या फिर रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट भी तो आ रहा था दूसरे वाले टर्म में, तो वही वाला कर लेते हैं ना, मैच कराने से मतलब है अपन तो देखो 4 से 4 गया, पाई से पाई गया, ये मतलब 4 पाई से 4 पाई गया, आर स्क्वायर से ये गया तो यहाँ आर बच गया, तो कितना बच गया रो इंटू आर अपॉन ये वाला 3 नीचे आया तो 3 एप्सिलॉन नॉट। इस तरीके से यही फॉर्मूला आना चाहिए था, यही हमने डराइव पहले याद कर रखा है ना। हो गया ना टाइम, चलें फिर हाँ मिलते हैं सर। कल।